दुनिया में आजकल जो कुछ हो रहा है, क्या ये सब बस ऐसे ही है, एक बेतरतीब अफरा-तफरी, या इस सब के पीछे कोई गहरी हकीकत, कोई बड़ा पैटर्न छिपा हुआ है? चलें, आज रोज़ाना की खबरों से एक कदम पीछे हटते हैं और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के जो ताकतवर नज़रियात हैं, उनका इस्तेमाल करके इस आलमी बहरान के असल ढांचे को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सारी उलझन को सुलझाने के लिए हम 5 अहम हिस्सों का जायजा लेंगे। आप समझें कि हर हिस्सा एक अलग ऐनक की तरह है, जो हमें इस आलमी निज़ाम की पेचीदगियों को एक नए और ज़्यादा वाज़ेह ज़ाविये से देखने में मदद देगा। तो हमारा पहला पड़ाव है हाकिमियत का बहरान। यहाँ हम देखेंगे कि जो कौमी रियासत का बुनियादी तस्वुर है और उसकी खुद मुख्तारी, वो आखिर किस तरह टूट-फूट कर शिकार हो रही है। देखें, इस सदियों तक बैनुल अक़वामी निज़ाम एक बड़े बुनियादी उसूल पर चलता रहा, वेस्टफॉलियन हाकमियत। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये था कि हर रियासत अपनी सरहदों के अंदर खुद बादशाह है और किसी दूसरे मुल्क को उसके अंदरूनी मामलात में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। ये आलमी सियासत का, आप कह लें कि, संगे बुनियाद था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असूल हकीकत में भी इतना ही मजबूत है? स्टीफन क्रेसनर ने इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प नाम इस्तेमाल किया है, मुनज़्ज़म मुनाफ़क़त। उनका कहना है कि हाकिमियत एक बहुत खूबसूरत ख्याल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तारीख उठाकर देख लें, ताकतवर रियासतें जब चाहती हैं अपने फ़ायदे के लिए इस असूल को एक तरफ रख देती हैं। क्रेसनर का कमाल ये है कि वो हाकिमियत को एक इकाई के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे 4 अलग-अलग हिस्सों में तकसीम करते हैं, और यही तकसीम हमें इस मुनाफ़क़त को समझने में मदद देती है। मतलब, ताकतवर ममालिक एक तरफ तो बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करते हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत, लेकिन दूसरी तरफ जब उनका दिल चाहता है, किसी के भी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके वेस्टफेलियन हाकमियत की धज्जियां उड़ा देते हैं। और ये तब्दीली तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वाज़े करती है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमारी सोच कैसे बदली है। एक वक्त था जब ये समझा जाता था कि अगर ममालिक माशी तौर पर एक दूसरे पर इन्हिसार करेंगे तो अमन आएगा, लेकिन आज वही इन्हिसार ताकत की सियासत का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, जहां मालियाती निज़ाम और टेक्नोलॉजी को दूसरे ममालिक पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो जब हाकिमियत जैसे पुराने उसूल कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? ताकत की सियासत वापस आ जाती है। अब हम 21वीं सदी के सबसे बड़े ड्रामे, यानी अमेरिका चीन दुश्मनी को हकीकत पसंदी की सख्त और ताकत पर मरकूज ऐनक से देखेंगे। ये एक चौंका देने वाला अदद है ना? 16 में से 12। ये आदादो शुमार आज की सूरत हाल की संगीनी को फौरन वाज़े कर देते हैं। ये सिर्फ कोई सियासी बहस नहीं है, बल्कि ये तारीख के एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा है जिसका अंजाम अक्सर बहुत तबाहकुन रहा है। पिछली स्लाइड में हमने जिस खतरनाक तारीखी पैटर्न का जिक्र किया, उसे एक खास नाम दिया गया है, थूसीडाइड्स का जाल। ये नाम कदीम यूनान से आया है और ये उस बुनियादी खौफ को बयान करता है जो एक कायमशुदा ताकत को महसूस होता है जब कोई नई ताकत उसे चैलेंज करने के लिए उभरती है, और यही खौफ अक्सर जंग की वजह बन जाता है। जॉन मीरशाइमर का ये एक जुमला जारिहाना हकीकत पसंदी के पूरे नज़रिए का खुलासा है। उनके मुताबिक एक ऐसी गैर यकीनी दुनिया में जहां कोई आलमी पुलिस ना हो, अपने आप को महफूज रखने का वाहिद मंतकी रास्ता यही है कि अपनी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, यहाँ तक कि आप सबसे ताकतवर बन जाएं। ठीक है, लेकिन अगर दुनिया सिर्फ और सिर्फ ताकत का खेल है, तो फिर ये आलमी इदारे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा और ये गहरा मुआशी ताउन क्यों मौजूद है? आइए अब अपना ज़ाविया बदलते हैं और लिबरल नुक्ते नज़र को देखते हैं, जो इस बज़ाहिर तज़ाद की वजाहत करता है। लिबरलिज़म का बुनियादी इस्तिदलाल ये है कि आलमी इदारे असल में ताउन को आसान और मुमकिन बनाते हैं। ये इदारे एक ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं जहां रियासतें एक दूसरे पर भरोसा कर सकती हैं और मिलकर मुश्तरका मफादात के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन लिबरल नज़रिए को आज एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। हम सब देख रहे हैं कि जब बड़ी ताकतों के मफादात आपस में टकराते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे बिल्कुल मफलूज होकर रह जाते हैं। यूक्रेन और गज़ा के हालिया वाक़यात इसकी ज़िंदा मिसालें हैं। और यहाँ हम अपने दौर के सबसे बड़े तज़ाद को देखते हैं। एक तरफ मईशत की ताकत ममालिक को एक दूसरे से जोड़ने पर मजबूर करती है, दूसरी तरफ कौमी सलामती का खौफ उन्हें एक दूसरे से दूर धकेल रहा है, जिसे आजकल डी रिस्किंग का नाम दिया जा रहा है। यानी दुनिया एक ही वक्त में जुड़ भी रही है
اور ٹوٹ بھی رہی ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر عالمی سیاست صرف طاقت یا پیسے کا کھیل ہی نہ ہو؟ ہمارا آخری نظریاتی زاویہ، جسے کنسٹرکٹیوزم کہتے ہیں، ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اصل کھیل خیالات، شناختوں اور عقائد کا ہے۔ الیگزینڈر وینٹ کا یہ مشہور قول کنسٹرکٹیوزم کا بہترین تعارف ہے۔ یہ حقیقت پسندی کے اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ عالمی نظام میں انارکی کا مطلب لازمی طور پر دشمنی ہے۔ اس کے بجائے یہ نظریہ کہتا ہے کہ دشمنی یا دوستی ریاستوں کے باہمی تعامل اور ان کے خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے، کنسٹرکٹیوزم باقی نظریات سے اس لیے مختلف ہے کہ یہ مادی چیزوں جیسے بندوقیں یا پیسہ کے بجائے خیالات کی طاقت پر زور دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ملک کا رویہ اس کی شناخت، اس کی ثقافت اور اس کے تاریخی تجربات سے طے ہوتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کی دشمنی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اگر آپ صرف مادی مفادات کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ تنازع شاید غیر منطقی لگے، لیکن کنسٹرکٹیوزم اسے قومی شناختوں کے ٹکراؤ کے طور پر بیان کرتا ہے، جہاں دونوں ممالک اپنی بنیادی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اس تنازع کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام الگ الگ نظریات کو ملا کر ہمیں کیا تصویر ملتی ہے؟ آئیے ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ عالمی نظام میں یہ تاریخی تبدیلی آخر ہو کیوں رہی ہے۔ عالمی نظام کا سفر اس ٹائم لائن پر صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم سرد جنگ کے 2 قطبی نظام سے گزرے، پھر امریکہ کے یک قطبی لمحے سے، اور آج ہم ایک بکھرے ہوئے، غیر مستحکم اور کافی خطرناک کثیر قطبی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ اس ٹیبل میں ہے۔ ہر نظریہ ہمیں اس پیچیدہ تصویر کا ایک اہم حصہ فراہم کرتا ہے۔ حقیقت پسندی ہمیں دشمنی کی وجہ بتاتی ہے، لبرلزم ہمیں تعاون اور اس کی ناکامی کی وضاحت کرتا ہے، اور کنسٹرکٹیوزم ہمیں شناخت کے کردار کو واضح کرتا ہے۔ تو اس سارے تجزیے کا بنیادی نقطہ یہ ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بے ترتیب افراتفری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی نظام سے دوسرے میں منتقلی کا ایک قابل فہم، ایک پیش گوئی کے قابل مرحلہ ہے۔ یہ ایک یک قطبی دنیا کے خاتمے اور ایک نئی کثیر قطبی دنیا کے آغاز کا دور ہے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ قابل فہم منتقلی ہمیں ایک نئے مستحکم عالمی نظام کی طرف لے جائے گی، یا ہم مزید گہرے اور خطرناک انتشار کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس کا جواب تاریخ کے اگلے باب میں لکھا جائے گا۔